चलिए अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब नहीं आ रहा तो क्या हो सकता है। चैप्टर नंबर 14 हम कल पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इसकी जनरल प्रॉपर्टीज, इसके हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी, ऑक्सीडेशन नंबर और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, अलाइव फॉर्मेशन एज अ यूज ऑफ कैटलिस्ट। हमने सारी चीजें पढ़ चुके थे, ठीक है ना। जो वो सारी चीजें इसकी जनरल प्रॉपर्टीज आप कह लेके प्रॉपर्टीज थी जो हमने कल पढ़ी थी। आज हमें क्या पढ़ने हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होती हैं। जो हमने शुरू से वर्ड यही पढ़ा था कि जो हमारे पास डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक ही चीज के दो नाम है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो पहचान है वो कैसे आप पहचानेंगे, वो क्या है, हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट। किन के कंपाउंड में क्या लगी होती है, स्क्वायर ब्रैकेट लगी होती है। अब हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन लिखे लिखे दोस कंपाउंड विच कंटेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स आयन कैपेबल, सिंपल वही बात है, कॉम्प्लेक्स इसमें आयन्स होते हैं। इसकी एक अलग पहचान या एक इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या बताती हूँ अभी आपको। मैं यहाँ पे दो तीन मॉलिक्यूल लिखती हूँ कॉम्प्लेक्स के, आपको समझाती हूँ। एक हमारे पास आपकी बुक में लिखा हुआ K4FeCN6। हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बहुत सिंपल से पढ़ना है हम लोग। इसकी यहाँ पे जो चैप्टर में पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, फिर उनमें उनके आगे से नेमिंग दी गई है। हम लोग नेमिंग नहीं करनी, हमने सिर्फ ये पढ़ना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या हैं और उनके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और मैं लिख रही हूँ कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कौन सा लिखेंगे हम लोग। हाँ, ये ले लेते हैं कॉपर Cu। ये सारे मैं आपकी बुक से लिख रही हूँ, देख लीजिएगा साथ साथ, ठीक है। एक ये लिखा है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है और एक सिंपल पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसे हम कहते हैं सिंपल पार्ट है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स आयन है और बाहर वाला सिंपल आयन है। इस तरह यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो भी कॉम्प्लेक्स आयन है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो सिंपल आयन है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन और सिंपल आयन, ये दो पार्ट होते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, ठीक है। अब इसमें से हम इसे आयन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। ऑल मेटल्स कैन फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ये दो एजाज कौन है जी आपकी क्लास में? मोहम्मद एजाज प्री इंजीनियरिंग, मोहम्मद एजाज प्री इंजीनियरिंग। ये दो एजाज कौन है? जी वही थी, दो एजाज कौन है, किस किस के नाम से बनाए हुए जी? दोनों में प्री, दोनों सेम नाम लिखा है, मोहम्मद एजाज प्री इंजीनियरिंग। 2 साल से मैंने एक ही एजाज देखा क्लास में। मैं रियल हूँ मैम, एक ही है जी, मुझे पता है एक ही है, लेकिन यहाँ पे दो नाम शो हो रहे हैं, एक ज्वाइन हो चुका है और एक ज्वाइन कर रहे हैं अभी। चले आगे देखें। यहाँ पे तो हमने क्या किया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, एक जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसे हम कहते हैं वो कॉम्प्लेक्स साइन है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है वो सिंपल लाइन है। इस केस में ये वाला कॉम्प्लेक्स साइन है, ये बाहर वाला क्या है, सिंपल लाइन, ठीक है। फिर किसी भी आयनिक कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, कैटाइन या एनाइन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो उस पर चार्ज नेगेटिव होगा या चार्ज पॉजिटिव होगा? यहाँ से देखेंगे। पोटाशियम मेटल है ग्रुप 1 की, इस पे चार्ज हमेशा क्या होता है, +1 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 पोटाशियम है, देखिए तो +1 × 4 कितना बन गया, +4। इस मतलब अगर यहाँ पे +4 है तो इस पूरे पे चार्ज क्या होगा, -4। इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होगा, -4। इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो कैटाइन है वो सिंपल है और जो एनाइन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, यहाँ इस केस में क्या है, सिंपल कैटाइन। सिंपल क्यों, क्योंकि वो ब्रैकेट से बाहर है, वो सिर्फ एक एटम है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जिस तरह ये है। और हमारे पास क्या है
कॉम्प्लेक्स N9 है, ठीक है। फिर यहाँ देखें, ऊपर हमने ये काम किया था, हम लोगों ने इस कॉम्प्लेक्स के बाहर पहले जो एटम था उसको चार्ज दिए, बाद में कॉम्प्लेक्स को दिए। सेम काम ये करना है हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देखें सल्फेट ग्रुप पे चार्ज क्या होते हैं, हमेशा अब लिखते हैं 2। इस पूरे ग्रुप पे चार्ज क्या, अगेन आपने वही बात याद रखनी है कि ओवरऑल पूरा एक कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब ये चार मैंने कॉम्प्लेक्स पे लिखे पूरे एनाइन को मिलाकर, पूरे केटाइन को मिलाकर, ठीक है। तो एक नेगेटिव पार्ट है, एक पॉजिटिव पार्ट है, तो ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ पे देखिए इस केस में जो कैटाइन है वो कॉम्प्लेक्स है। ऊपर केस में कैटाइन क्या था, सिंपल था। इस केस में जो कैटाइन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो मैं क्या लिख रही हूँ, कॉम्प्लेक्स कैटाइन, और इसमें जो एनाइन है वो क्या है, सिंपल है। चलिए, तो इसकी बेस पर कैटाइन और एनाइन की कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पर दो टाइप्स होती हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। फर्स्ट वन जिसमें कैटाइन सिंपल हो, एनाइन क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। एंड सेकेंड वन जिसमें कैटाइन हमारे पास सिंपल हो, कैटाइन कॉम्प्लेक्स हो, एनाइन क्या हो, सिंपल हो, ठीक है। तो दोनों पार्ट में से एनाइन या कैटाइन में से एक पार्ट कॉम्प्लेक्स होता है, एक पार्ट सिंपल होता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट बाहर होता है उसे हम सिंपल कहते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि कैटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है। यहाँ तक समझ आ गया आपको कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, कैटाइन पार्ट और एनायनिक पार्ट, ठीक है। कैटाइन सिंपल भी हो सकता है, जिस इस केस में था, कैटाइन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एनाइन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एनाइन सिंपल भी हो सकता है। यहाँ तक ये बात समझ आ गई, सिंपल और कॉम्प्लेक्स वाली बात। कहाँ है जी, बेटा यस नो लिखने में कितनी देर लगती है? मोहम्मद उस्मान प्री इंजीनियरिंग, बेटा क्लास में है आप? मोहम्मद उस्मान प्री इंजीनियरिंग वाले हो? नहीं है क्लास में, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। चलें, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद एजाज, जिसमान आप किसी मैसेज करके क्या है कि मैडम पूछ रही है, तो आपने कहा चले मैं जा कर देता हूँ। रेहान, चलिए भाई, अब यहाँ पे हमने पढ़ने इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। हमने कंपोनेंट के बारे में पढ़ने, मैंने एक आपको सामने वही वाले एग्जांपल ऊपर लिखी, दोबारा लिखने मैंने, ठीक है ना। कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ने हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलो, अच्छा, अब सबसे पहले आपने ये पहचान करनी है, जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगा होता है, ठीक है। अब वो लाजमी नहीं कोई मैटर, ऐसे इस केस में मैटर था, इसके बाहर यहाँ पे एनाइन था, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल के बाहर जो कम्प्लेक्स, इस कम्प्लेक्स आयन के बाहर या कम्प्लेक्स के बाहर जो लगा होता है वो मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक हमारे पास होती है सेंट्रल मेटल एटम, जो कि हमेशा ट्रांजिशन मेटल होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर एक क्या होती है, हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, जैसे यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे कॉपर, ठीक है। तो दोनों हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंटर में होती हैं, और ये हमेशा कहाँ से होती हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में से, ट्रांजिशन मेटल में से होती हैं, ठीक है। क्योंकि इसे ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स बनाने की। फिर साथ में हमारे पास ये जो अटैच होते हैं साथ में कंपाउंड, इन्हें हम कहते हैं लिगेंड्स।
कुछ लीजेंड्स बोलते हैं, कुछ लिगेंड्स बोलते हैं, जो भी आपका दिल करता है बोले, लेकिन बोलते जो है लिगेंड्स बोलते हैं। अच्छा ठीक है। अब जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं आयरन को। अच्छा, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं देते कि हाँ, क्योंकि देखिए आयरन सेंट्रल एटम है, आयरन मेटल है, मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन लेती नहीं है। ठीक है, ये से क्या करते हैं अपना, आप समझिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट लिखा होता है, बड़ी अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करते। ये सिर्फ क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं आयरन के खाली शेल जो पड़े होते हैं वहां पे। ठीक है, खाली शेल में अपना लोन पेयर डोनेट करके ये वहां पे बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जो आयरन के पास, क्योंकि सबके पास डी शेल होते हैं, सबके पास खाली डी पड़े होते हैं, तो डी को इस्तेमाल करते हुए क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स। ठीक है, अच्छा फिर मैंने क्या बोले, लिगेंड्स हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये आयनिक कंपाउंड। अगर मैं इसको बनाऊं तो इसको मैं ऐसे बनाऊंगी कि आयरन है, इसके पास 6 साइनाइड है, 4 को मैं बना दूंगी स्क्वायर के ऊपर ऐसे। ठीक है, और 2 बनाते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, बाय स्क्वायर पिरामिडल शेप है, स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप है, ये स्क्वायर बन गई, ये देखिए। और 2 क्या है, इसका मतलब एक अबव फ्रॉम द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। ठीक है, इसके बाहर ये ब्रैकेट लगाएं, और बाहर क्या होगा, पोटेशियम, 4 पोटेशियम। ठीक है, तो हमारे पास ये कंपाउंड इस फॉर्म में होते हैं। अब हमारे पास जो भी सनाइड है वो अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहे हैं आयरन के डी शेल के अंदर, जो आयरन का खाली डी शेल पड़ा हुआ है वहां अपना लोन पे डोनेट करके यहाँ पे वो कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना रहे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड नाम से यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए इन्हें कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। उन्हें पढ़ा ना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जिसमें एक एटम अपना पूरा लोन पे डोनेट करता है। तो यहाँ पे जितने भी लिगेंड्स हैं, लिगेंड की ये प्रॉपर्टी होती है, इनके पास लोन पेयर होते हैं। जैसे यहाँ पे साइनाइड है तो यहाँ पे एसियन नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन लोन पे कार्बन इलेक्ट्रॉन लिया हुआ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इसके पास पूरा लोन पेयर होता है जो डोनेट करता है ये आयरन को। ठीक है, इस तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस केस में अमोनिया है, तो अमोनिया पे नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पे। 4 अमोनिया अपना लोन पे डोनेट कर रहे हैं कॉपर को, कॉपर से 4 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास जो भी कंपोनेंट क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, एक हमने कहा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई कैटाइन या एनाइन होते हैं, जैसे इस केस में कैटाइन था, इस केस में एनाइन था। ठीक है, फिर हमने कहा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक होती है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, जो कि हमेशा एक ट्रांजिशन मेटल होती है, और साथ में क्या अटैच होते हैं, लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई, कोई इश्यू यहाँ तक? चलिए, अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं को। जो सेंट्रल मेटल एटम है, हम सेंट्रल मेटल एटम पे आते हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसके ऊपर या तो चार्ज हो भी सकता है या चार्ज नहीं भी हो सकता। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर इस इन दोनों को लिखती हूँ, पहले मैंने ये ले तो K4 FeCN होल 6। ठीक है, चले हम यहाँ पे चार्ज निकालते हैं। पोटेशियम पे चार्ज +1 होते हैं। ठीक है, 4 पोटेशियम में चार्ज क्या होगा, +4। यहाँ चार्ज +4, तो यहाँ चार्ज क्या होगा, -4। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि अब हम इसमें से, अब ये तो -4 जो चार्ज है ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज है। -4 जो चार्ज है वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज है। अब कॉम्प्लेक्स आयन का 2 चीजें हैं, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। तो हमने क्या करना है कि हमने इनका चार्ज निकालना है, इनके चार्ज का सम क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। ठीक है, चार्जेस निकाले हुए अपने बार बार हमने पढ़े हुए चैप्टर्स में, तो यहाँ पे हम चार्जेस निकालते हैं इसके। अब हमारे पास क्या है कि अब देखें आयरन पे चार्ज +2 भी होता है, आयरन पे चार्ज +3 भी होता है, तो अब यहाँ पे नहीं बता सकते +2 या +3 हम फाइंड करें। ठीक है, अब जो हमारे पास साइनाइड है, जो आप लिखते हैं साइनाइड आयन,
इस पे चार्ज क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ 6 साइनाइड है, तो चार्ज क्या होगा, -6। यहाँ मैं क्या पुट करूं कि आंसर -4 है। आयरन के ऊपर मैं क्या चार्ज पुट करूं कि आंसर -4 है। इसीलिए मैं अप्लाई करते हैं बेटा जी, +2। यहाँ +2 पुट करूंगी तो यहाँ पे आयरन पे चार्ज क्या है, +2 है। ठीक है, साइनाइड 6 लिगेंड है, हर एक साइनाइड पे चार्ज -1 है। ठीक है, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए अपने, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या आ गया, -4। तो -4 + 4 चार्ज क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो सेंट्रल मेटल एटम है, इस पे चार्ज क्या है, +2। ठीक है, अब हमने इसकी नेमिंग तो करनी नहीं है, इसलिए हम इसकी नेमिंग को जाते नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज हो भी सकते हैं। अगर सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज हुआ तो पॉजिटिव हो, कभी मेटल पे चार्ज नेगेटिव नहीं होता, ये बात याद रखें। ठीक है, या चार्ज 0 होगा या चार्ज उस पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स हमारे पास जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं। 3 तरह के होते हैं लिगेंड्स। नेगेटिवली चार्ज, जैसे अभी हमारे पास साइनाइड था। ठीक है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड भी होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड भी होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड बहुत कम होते हैं। ठीक है, और कुछ हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। एक दो नाम बताया तो आपको मैं, न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, अब न्यूट्रल में आता है वाटर, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन ये एज ए लिगेंड काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। अमोनिया, अब इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये भी काम करता है एज ए लिगेंड, क्योंकि इसके नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। तो लिगेंड एक ऐसी स्पीशीज होती है जो अपना लोन पेयर डोनेट कर सके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज की एग्जांपल अभी हमने पढ़ी है, साइनाइड आयन हो गया है। ठीक है, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, जितने भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, जो हम पहले पढ़ते थे न्यूक्लियोफाइल, अब वो चीज तकरीबन चीजें यहाँ पे सिर्फ उनके नाम चेंज कर दिए। न्यूक्लियोफाइल और लिगेंड सेम ही होते हैं, लिगेंड के काम भी लोन पे डोनेट करना होता है, न्यूक्लियोफाइल काम भी लोन पे डोनेट करना होता है। अब पॉजिटिवली चार्ज जो लिगेंड होते हैं हमारे पास बहुत कम होते हैं, और अब मुझे इसका नाम भी याद नहीं, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा। पॉजिटिवली चार्ज आई थिंक एक अमोनियम होता है, NH4 पॉजिटिव, या एक NH4 पॉजिटिव होता है ये अमोनियम। इसमें एनर्जन के पास लोन पेयर है, तो ये अपने लोन पे डोनेट कर सकते हैं। और अब मुझे याद नहीं आ रहा, बस यही याद आ रहा है, अमोनियम। चलने कुछ याद है, मैं बता दूं। तुम्हारे पास मोस्टली लिगेंड नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कुछ हमारे पास न्यूट्रल है, और पॉजिटिव चार्ज लिगेंड बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये चार्जेस को क्यों बताया, क्योंकि अब जैसे मैंने यहाँ पे साइनाइड से चार्ज मैंने -6 दिया था, अगर मैं ये वाला लूं, ये वाला, तो मैं फिर कैसे करूंगी। ठीक है, ये आपकी बुक में कुछ लिखी है, कुछ नहीं लिखे तो नोट डाउन कर लें। ठीक है, अगर इसी को मैं अब यहाँ पे इसको लिख रही हूँ, कॉपर। अच्छा, लिखने की जरूरत है, यहाँ पे लिखा है, देखो सल्फेट ग्रुप पे चार्ज -2 है, इस पूरे लिगेंड, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +2 है। अब मैंने अब बताया कि अमोनिया हमारे पास क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, यानी अमोनिया पे क्यों कोई चार्ज नहीं है, अमोनिया पे चार्ज क्या है, 0। ठीक है, कोई चार्ज इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि 4 अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो कॉपर पे चार्ज होगा +2। ठीक है, क्योंकि कोर +2 है, तो ओवरऑल बाइट क्या हुआ है, +2 है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल पे, यहाँ पे लिगेंड पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे लिगेंड न्यूट्रल है। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी कोई मसला है, जल्दी जल्दी करें, आप बताएं, यहाँ तक किसी कोई मसला। आज मेरा दिल है कि खत्म करवा दूं सिलेबस, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगले 2 टॉपिक काफी लंबे हैं। चले, अब उसके बाद जो अभी हमने लिगेंड पढ़े हैं, हमने कहा लिगेंड 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब उसके बाद क्या है जी, क्या मसला कश्मीर है बेटा। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, लिगेंड्स की एक और क्लासिफिकेशन, एक तुमने अभी पढ़ी है ना कि पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड ये चार्ज की बेस पर थी। एक लिगेंड की क्लासिफिकेशन है हमारे पास किसकी बेस पर, नंबर ऑफ डोनेटिंग पार्टिकल की बेस पर। ठीक है, कैसे, मतलब कि हमारे पास जो लिगेंड्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकते हैं, तो उनकी हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है। ये बेटा किसी को क्वेश्चन के दोबारा करे, मैंने भी पढ़ा क्वेश्चन, पूरा नहीं आगे चलेगा क्वेश्चन।
कि हमारे पास टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हैं। अभी जो आपने पढ़ी थी वो लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन थी। अब हमारे पास लिगेंड्स की टाइप है, किसकी बेस पर? वो क्लासिफिकेशन थी चार्जेस की बेस पर, कि पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल। अब जो हमारे पास लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन किसकी बेस पर है? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डोनेटेबल लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए बात सेम ही है। ये कितने वो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं लिगेंड्स होते? बेटे जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच होते हैं ग्रुप्स कॉम्प्लेक्स के अंदर, उन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, आगे समझ। जो सेंट्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर दो चीजें होती है, एक सेंट्रल मेटल एटम होती है जो कि ट्रांजिशन मेटल होती है। ठीक है, उसके साथ हमने ब्रैकेट में कुछ ग्रुप्स लिखे होते हैं, वो हमारे पास सारे क्या होते हैं? लिगेंड्स होते हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम साथ बॉन्ड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। अच्छा, नंबर डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है? पहले हमारे पास होते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? जो अपना सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। डोनेट बस कैन डोनेट ऑन वन लोन पेयर। जैसे कि अभी आपने पढ़ा था, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, साइनाइड हो गया, ये सारे करते हैं, ये अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि इनके पास होता ही एक लोन पेयर है। ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड के अंदर। उसके बाद हमारे पास आते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। क्या आते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड। बाय मीन दो, डेंटेड मीन जितने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है SO4-2। अच्छा, SO4-2 का मतलब देखिए, चार्ज देखिए -2 मतलब इसने दो लोन पेयर डोनेट किए। कैसे? अगर मैं इसको बनाऊं सल्फेट ग्रुप को, तो मैं कैसे बनाऊंगी? आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है सल्फेट ग्रुप को, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, O नेगेटिव। अब ये जो वाले हमारे पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? कि ये आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इनके पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये अपना लोन पेयर, ये वाले जो है अपना ये लोन पेयर डोनेट करेगा, एक ये वाला लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये दो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। तो हमारे पास ये कौन सा लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड। आगे बात समझ, क्या बोले मैंने? ये लिगेंड की क्लासिफिकेशन है किसकी बेस पर? कि कितने वो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अब जितने लोन पेयर होंगे उतने डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मोनोडेंटेट का मतलब क्या था बेटा? किसने जो कह रहा क्लास ओवर होगी? मैंने क्लास शुरू 10 बजे की थी, मैं कल मैसेज किया था आपकी क्लास 10 से 11 होगी, तो जिसका दिल कर रहा है वो लीव कर जाए। उसके बाद क्या, मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? मैंने कहा जो जिनके पास जो अपना सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए वाटर में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, बट वो सिर्फ एक ही डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड। अमोनिया अपना एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, साइनाइड अपना एक लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। बाइडेंटेट मैंने क्या कहा था? जो अपने दो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सल्फेट ग्रुप, अभी मैंने सल्फेट ग्रुप को सोचर लिखा है। इसमें इस ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, हर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, लेकिन ये वाले अपना अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकते हैं। यानी कि मैं बनाऊं ये सेंट्रल लेटर एटम है, तो ये भी उसको अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। तो क्या हो गया बेटा? अमोनिया न्यूट्रल का मतलब है कोई चार्ज नहीं है, ये इसका ये मतलब नहीं कि वो लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा। जिससे हम पढ़ते हैं ना कि वो न्यूक्लियोफाइल थे, हमने कहा न्यूक्लियोफाइल या तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। इस तरह यहाँ भी यही है कि लिगेंड्स न्यूक्लियोफाइल सेम है, कि उन पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, और कोई चार्ज नहीं भी हो सकता है, लेकिन सबका काम क्या है? लोन पेयर डोनेट करना। तो यहाँ पे एक ही मेटल एटम को अगर एक ही डोनेट, अगर एक लिगेंड सेंट्रल एटम को अपने दो लोन पेयर डोनेट करे, तो वो क्या होगा? बाइडेंटेट लिगेंड।
ठीक है, बना के समझा दिए कि सेंट्रल एटम में एक ही लिगेंड है, लेकिन उसको अपने दो लोन पे डोनेट कर रहा है दो एटम के जरिए, तो वो क्या होगा, बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, इसी तरह कार्बोनेट ग्रुप बना हुआ है CO3-2। बेटा 3 दफा समझा चुकी हूँ बाइडेंटेट क्या होगी आप लोगों को। अगली एग्जांपल समझाती हूँ। ये देखिए, ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, CO3 3 ऑक्सीजन है, -1 -1। ठीक है, अब जिनके पास माइनस माइनस चार्ज है, इसका मतलब इन्होंने बाहर से इलेक्ट्रॉन लिए हुए, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब यहाँ पे कार्बोनेट में दो ऐसे एटम हैं जो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। क्लास इंसान बन जाए। दोबारा किसने फजूल मैसेज किया, तो मैंने क्लास खत्म कर देने वाला, खुद पढ़ेंगे आप लोग, मैंने पढ़ना भी इसके बाद नहीं है। मैंने चैट ऑफ कर देनी इसलिए ऑन की थी कि आप लोगों को मसला बता दें। फजूल की बहस ना कर, मैडम बहुत पढ़ा रही है, कम पढ़ा रही, ज्यादा पढ़ा रही है, नेट स्लो है, फलाए। कुछ तमीज होती, कोई लिहाज होते हैं। इकट्ठे पढ़े इसका मतलब ये मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर सकती। जिसको बहुत मसला हो रहा है क्लास लीव करके जा सकते हैं। क्या पढ़ाया मैंने, कब से लगी हूँ, अभी एक टॉपिक नहीं पढ़ा जो 5 मिनट का टॉपिक था सिर्फ वो। अब यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट कर सकता है, ये भी। तो हमारे पास ये ऐसा लिगेंड है जिसके पास दो साइट ऐसी हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं। तो हमारे पास क्या होगा, बाइडेंटेट लिगेंड। ये सेंट्रल एटम को दोनों इकट्ठा अपना लोन पे डोनेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राई मतलब 3, सिंपल यही बात है। इसकी एग्जांपल क्या है ट्राइडेंटेट की, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक लिगेंड बना हुआ है, इसे हम कहते हैं DET। ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है। इसे हम कहते हैं, इसका नाम होता है डाई मिथाइलिन ट्राई अमाइन। ठीक है, ट्राई मिथाइलिन डाई अमाइन इसका नाम है, सॉरी मिथाइलिन नहीं, इथाइलिन है। अच्छा, आप यहाँ पे देखें, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, मैं दोबारा बताती हूँ आपको। डाई इथाइलिन कैसे है, इसमें 2 लगे हुए इथाइलिन ग्रुप और 3 लगे हुए हैं इसके पास अमोनिया। ये पूरा लिगेंड है, यहाँ पूरा लिगेंड लिखा है, देखिए लिगेंड की चेन लंबी है। डाई इथाइलिन, ये इथाइलिन ग्रुप है, ये इथाइलिन है, तो डाई इथाइलिन हो गया। ट्राई अमाइन 3 अमोनिया ग्रुप, ये। ठीक है, आपने इसमें से H निकाला, इसको लिंक कर दिया कार्बन के साथ, यहाँ से 2 H निकाले, अमोनिया में से 2 H क्यों निकाले हैं, एक आपने यहाँ पे लिंक किया कार्बन के साथ, एक आपने यहाँ पे लिंक बनाया, बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, फिर ये NH2 ग्रुप है। अब आपको पता है हर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, कार्बन तो लोन पेयर डोनेट कर नहीं सकता, उसका लोन पेयर होता नहीं है। तो अब ये ऐसा लिगेंड है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्टिकल हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। अब कोई भी सेंट्रल एटम ले, इसमें यहाँ बना लेते हैं सेंट्रल एटम, मेटल एटम समझाने के लिए। तो ये भी इसके अपना लोन पे डोनेट करेगा, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्राइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, ट्राइडेंटेट होता है, फिर हमारे पास हेक्साडेंटेट होता है, सारे इसी तरह आगे देख लें, हेक्सा भी लिखा हुआ है बना बल, इसे आपको समझाने के लिए। तो हमारे पास ये क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी हैं। अगर आप लिगेंड एक लोन पे डोनेट कर रहे हैं तो मोनोडेंटेट, अगर एक ही लिगेंड 2 लोन पे डोनेट करे तो बाइडेंटेट, अगर एक ही लिगेंड 3 लोन पे डोनेट करे सेंट्रल एटम को तो ट्राइडेंटेट। ठीक है, ये नहीं कि 3 डिफरेंट लिगेंड ले लें, एक अगर लिगेंड जो है वो डोनेट करे मोर देन 1 तो बाई, ट्राई, ठीक है, टेट्रा एंड सो ऑन। आप समझ आ गए, अभी कोई भी आपको समझ नहीं आई वाली चीज? बेटा जल्दी बताएं, समझ आ गई है या नहीं आई? जो हार्डली 5 मिनट का टॉपिक था, मैंने आपको पूरे पौने घंटे में बनाया।
अब जिसको नहीं भी आई ना उसने डर से यही कहना। बेटा फजूल का मैसेज ना इतना ठीक गुस्सा दिलाए करे ना। और जिसने मैसेज किया मैंने सबके पढ़े हैं बेटा, मैंने क्लास में आप लोगों को सही जवाब दूंगी सबका, स्पेशली ये एजाज और उस्मान। उसके बाद हमारे पास आगे क्या है डिफरेंट। अच्छा अब हमारे पास आगे टॉपिक जो है वो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास कुछ मैटर्स का बताया गया है कि हमें इन मैटर्स की कैसी कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, ये कैसे बिहेव करेंगे एज अ कैटलिस्ट। केमिस्ट्री बताइए कुछ मैटर्स की, लेकिन हमने आपके सिलेबस में काफी रिड्यूस हो गई है, सिर्फ आयरन और क्रोमियम, सॉरी आयरन एंड कॉपर, ये दो ऐसी मेथड हैं जिनको बताया गया इनकी केमिस्ट्री, मतलब कि ये कौन कौन सी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, ठीक है, ये कौन कौन से रिएक्शन करेंगी। तो हम सिर्फ पहले आयरन को पढ़ेंगे फिर क्रोमियम को पढ़ेंगे, ठीक है। अब आयरन के बारे में क्या पढ़ा है आप लोगों ने, जो पीछे ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा था आप लोगों ने कल, उसमें पढ़ा था कि आयरन की दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +2 और +3, ठीक है। हमने पढ़ा है आयरन के क्या दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। कैसे? +2 जो है वो अपना एक लोन इलेक्ट्रॉन और निकाल के +3 बन सकते हैं, और इसी को ऑपोजिट कर दे कि +3 एक इलेक्ट्रॉन लेकर +2 बना सकता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि जो आयरन का +2 वाला है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बार बार पढ़ा के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, देखिए +2 में एक इलेक्ट्रॉन निकाल है, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरों को रिड्यूस करेगा, तो हम कहेंगे आयरन +2 ये हमारे पास एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे? ये दूसरों को रिड्यूस करेगा, दूसरों को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद क्या हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो Fe+3 है वो इलेक्ट्रॉन लेकर Fe+2 बना सकते हैं, तो हमारे पास Fe+3 जो हमारे पास अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। जो खुद क्या होगा, खुद जो होगा वो रिड्यूस होगा और औरों को ऑक्सीडाइज करेगा। देखिए खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और औरों को क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास हमने पढ़ा भी ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं, हमारे पास जो लिखा हुआ है Fe+2 हमारे पास क्या अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, +2 से +3 बन सकते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट को देगा तो उसकी रिडक्शन करवा देगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करवाएगा खुद ऑक्सीडाइज होगा। जो Fe+3 है अब जाहिर है वो इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं कर सकता, Fe+4 तो बना नहीं सकता, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना सकता है, Fe+2। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ले रहे तो वो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहे, ठीक है, लेकिन किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो खुद इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसको ऑक्सीडाइज करे, तो Fe+3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Fe+2 रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। फिर हमने पढ़ने हैं, हमने इनके रिएक्शंस हैं जो जल्दी से पढ़ लेते हैं, आसान आसान से लिखा हुआ हैबर कैटलिस्ट, कोई मुश्किल नहीं इस वाला, तो मैंने 3 दफा चैप्टर में जनरल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, वहां मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, क्या आयरन इन किस को आवाज नहीं आ रही, आयरन इस्तेमाल होता है हमारे पास एज अ कैटलिस्ट किसके अंदर, हैबर प्रोसेस के अंदर, हैबर प्रोसेस जिसमें हम बनाते हैं अमोनिया को, N2 + H2 हमारे पास बनता है अमोनिया, ठीक है, और हमने क्या इस्तेमाल किया था आयरन एज अ कैटलिस्ट। किस किस को आवाज नहीं आ रही क्लास? चलिए मैं आगे देखें, तो हमने हैबर प्रोसेस में
आयरन को इस्तेमाल किया था, आयरन के आयन इस्तेमाल, हमने प्योर आयरन को इस्तेमाल किया एज अ कैटलिस्ट। हम बनाते हैं अमोनिया, हम नाइट्रोजन गैस से हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन गैस, बनाते हैं आयन। दूसरा यूज क्या इसका, आयरन आयन। बेटा शायद आपको अपना मसला होगा, यहाँ तो आवाज सही आ रही है। आयरन आयन है फिर एज अ कैटलिस्ट। आप और करें, मैंने पहले आयरन लिखा था, अब आयरन आयन है, ठीक है, Fe आयन है, वो इस्तेमाल होता है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। कब हम रिएक्शन करवाते हैं कैटलिस्ट, क्या था, हाँ रिएक्शन